अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू आर. So let an electron be orbiting in an orbit of radius x around a nucleus and let charge of the nucleus be Ze. So कोई इलेक्ट्रॉन है जो हमारा x रेडियस के एटम की ऑर्बिट में मूव कर रहा है. x त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा E होता है एंड न्यूक्लियस का चार्ज या नाभिक का चार्ज Ze है. तो क्योंकि फॉर्मूला हमारा के क्यू वन क्यू टू Q1 की जगह हम Ze पुट कर देते हैं एंड Q2 की जगह हम E पुट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E है. सो Q1 इंटू Q2 करोगे सो Ze इंटू माइनस E जो कि माइनस Ze स्क्वायर हो जाएगा एंड रेडियस हमने x मानी है. सो के Q1 Q2 बाई R अगर रखते हो सो K इज 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 Q2 हमारा माइनस Ze स्क्वायर हो गया है एंड रेडियस हमारी R है. सॉरी रेडियस हमारी x है इसलिए नीचे x आ गया है. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज V इक्वल टू -1/4 Ze स्क्वायर अपॉन x. नाउ अगर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें सो इफ यू प्लॉट अ कर्व बिटवीन x एंड v. सो जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी v की वैल्यू नेगेटिव में कम होती जाएगी. मीन्स एक्चुअल में वैल्यू v की हमारी इंक्रीज होगी. तो इस साइड में हमने कर्व दिखाया है. तो जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है v की वैल्यू सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व. और सेम कर्व फर्स्ट ईयर के वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी ड्रॉ किया था. सो सेम कर्व हमको यहां पर मिल रहा है. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है. सो पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये आ गई है एंड कर्व x एंड v के बीच में हमको ये मिलेगा. क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 that the value of potential energy decreases with increase in x. If v is plotted against x, then the curve obtained will be according to this figure. तो जैसे जैसे x हमारा बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी और ये हमारे जीरो की तरफ मूव करेगी. सो कर्व हमको इस टाइप का मिलेगा. When a number of such atomic nuclei are brought close together to form a crystal. अब हमको क्रिस्टल फॉर्म करना है. सो नंबर ऑफ एटम्स इस टाइप के हम पास में लेके आएंगे. सो व्हेन a number of such atomic nuclei are brought together close to form a crystal. तो यदि क्रिस्टल को बनाने के लिए हम इसी प्रकार के अन्य परमाणु नाभिक को पास में लेके आए then the potential energy of an electron is obtained by summing up the potential energies due to individual nuclei. So individual nuclei की potential energy ये स्थितिज ऊर्जा में यहां पर हमने निकाली थी. तो जितने भी हमारे पास में एटम है उन सारे एटम की पोटेंशियल एनर्जी ये स्थितिज ऊर्जा को हमको जोड़ना है. सो क्रिस्टल को बनाने के लिए यदि इसी प्रकार के अन्य परमाणु नाभिक को हम पास में लेकर आए तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा प्रत्येक नाभिक की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी. Therefore, the potential energy as a function of distance for an infinite one-dimensional crystal would be according to figure. ये जो हमारा फिगर था पहले जो स्टार्टिंग में हमने दिखा रखा है तो इस टाइप का हमको फिगर मिलेगा. सो एक न्यूक्लियर के कारण आपको ये मिली है, दूसरे के कारण ये, थर्ड के कारण ये. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हम पास में लेके आए हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व होगा वो हमारा इस टाइप का होगा.
Let two traveling waves are exponential iota pi x by a and exponential minus iota pi x upon, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है सो वो एक वेव के फॉर्म में मूव करेगा। सो ट्रेवलिंग वेव हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स बाई ए एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स बाई ए एज्यूम की है। माना प्रगामी तरंग ई रेज टू आयोटा पाई एक्स बाई ए तथा ई रेज टू माइनस आयोटा पाई एक्स अपॉन ए है। आप स्टैंडिंग वेव की अगर बात करें या अप्रगामी तरंग अगर लें तो ये दोनों वेव को हम ऐड कर देते हैं। सो द इक्वेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स आर, इसलिए अप्रगामी तरंग का समीकरण साई प्लस मीन्स इन दोनों फंक्शन को हमको ऐड करना है। इसी टाइप से अगर साई माइनस लोगे तो इन दोनों फंक्शन को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सो साई प्लस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स बाई ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स बाई ए। अब ई रेज टू आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। सो अगर इन दोनों को ऐड करोगे सो आयोटा साइन थीटा वाला फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो ये मिलेगा एंड थीटा का मतलब आयोटा पाई एक्स बाई ए। सो साई प्लस इक्वल टू ट्वाइस cos पाई एक्स बाई ए। सिमिलरली अगर दोनों वेव्स को हम सब्ट्रैक्ट करें देन साई माइनस इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स बाई ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स बाई ए। और मैंने कहा था कि ई रेज टू आयोटा थीटा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोसाइन वाला फंक्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिलेगा ट्वाइस आयोटा साइन पाई एक्स बाई ए। सो साई नेगेटिव की वैल्यू ये होगी जबकि साई पॉजिटिव की वैल्यू हमको ये मिलेगी। सिंस द टू स्टैंडिंग वेव्स and psi minus pile up electron at different regions and therefore the two waves have different values of potential energy। अब एक स्टैंडिंग वेव हमारी ये है और एक स्टैंडिंग वेव ये है। साई प्लस से हमको ट्वाइस cos पाई एक्स बाई ए मिल रहा है जबकि साई नेगेटिव से ट्वाइस आयोटा साइन पाई एक्स बाई ए मिल रहा है। तो अब इन दोनों से क्लियर है कि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कभी और मिलेगी और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू किसी और टाइम पे मिलेगी। सो ये हमने यहां पे लिखा है द टू स्टैंडिंग वेव्स साई प्लस एंड साई माइनस एट डिफरेंट रीजन। चूंकि दोनों अप्रगामी तरंग साई प्लस एवं साई माइनस विभिन्न क्षेत्रों पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित करती है। इलेक्ट्रॉन एकत्रित करने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू साई पॉजिटिव की कहां है उसकी बात कर रहे हैं। देयरफॉर द टू वेव्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए दोनों तरंग अलग अलग स्थानों पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा प्रदान करेगी। दिस इज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप, यही ऊर्जा बैंड का उद्गम है। Now, the probability density of finding the electron at any position is, इसलिए किसी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का ऊर्जा घनत्व अब किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर निकालनी है सो रो इक्वल टू साई स्टार साई, क्योंकि वेव फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इट मींस इसमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए हमने साई स्टार साई और साई स्टार साई को चाहे तो हम मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर ए प्योर ट्रेवलिंग वेव
द वेव फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल आयोटा kx by एक्सपोनेंशियल आयोटा kx. हियर k इज वेव वेक्टर. तो k हमारा तरंग सदिश है. तो एक शुद्ध तरंग फलन एक्सपोनेंशियल आयोटा kx है. सो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रायिकता घनत्व निकालोगे, सो रो इक्वल टू साई स्टार साई. सो साई हमारे पास में एक्सपोनेंशियल आयोटा kx है. सो साई स्टार आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा kx. क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है. सो साई स्टार साई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा kx इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा kx. फिर हो जाएगा e raised to 0 and exponential 0 means 1. So rho equal to 1. It means probability density की वैल्यू कांस्टेंट होगी एंड 1 का मतलब 100%. तो किसी न किसी रीजन पे आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन वेव द वैल्यू ऑफ रो डज नॉट कांस्टेंट. परंतु समतल तरंग के रेखीय संचय या रेखीय रो का मान नियत नहीं होगा. सो रो पॉजिटिव ट्वाइस कॉस पाई एक्स बाई ए. मैग्नीट्यूड ऑफ साई पॉजिटिव, सो मैग्नीट्यूड साई पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, और दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर पाई एक्स बाई ए. सो रो पॉजिटिव की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. अब यहां पर cos की मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें, सो व्हेन x इक्वल टू 0 cos इज मैक्सिमम. व्हेन x इक्वल टू a, तो अगर x की जगह आप a रखते हो तो पाई a बाई a से a कैंसिल हो जाएगा. cos पाई इक्वल टू -1 मीन्स ये भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है पर अपोजिट डायरेक्शन में है. पर यहां पर स्क्वायर है, इसकी वजह से वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगा. सो इन पॉइंट्स पर रो पॉजिटिव की वैल्यू मैक्सिमम होगी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व अधिकतम होगा. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दीज पॉइंट्स विल बी मैक्सिमम. दिस फंक्शन on the positive ion centered at x equal to 0, x equal to a, x equal to twice a, and so on, where the value of potential energy is minimum. तो इन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी मिनिमम थी, पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर साई नेगेटिव. सो साई नेगेटिव के लिए अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाले, सो साई नेगेटिव हमारा था ट्वाइस आयोटा साइन पाई एक्स बाई ए, पर हमको यहां पर मैग्नीट्यूड लेना है. सो आयोटा के कोई सेंस नहीं है यहां पर. सो रो नेगेटिव विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन नेगेटिव होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 4 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, और दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए. सो रो नेगेटिव हमारा ये होगा. अब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें, सो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर. सो सिंस रो नेगेटिव इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू a and so on, it means the wave function psi negative centered the electron away from the nucleus. तो न्यूक्लियस से हमारा इन पोजीशन पर था, तो इन पोजीशन पर साई पॉजिटिव की और इन पोजीशन पर रो पॉजिटिव मैक्सिमम है, जबकि सेम पोजीशन पर रो नेगेटिव हमारा मिनिमम है. इट मींस इन पोजीशन पर हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, या इन रीजन पर इलेक्ट्रॉन हमारा
नहीं होगा और ये पोजीशन हमारी न्यूक्लियस की है या नाभिक की है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा. इट मीन्स द वेव फंक्शन psi नेगेटिव concentrates the electron away from the nucleus. So इलेक्ट्रॉन हमारा दूर होगा. नाउ प्रोबेबिलिटी फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन के बीच में ग्राफ हमारा ये था. ए एटॉमिक रेडियस हमने ए माना है. एक एटम हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है. सो नंबर ऑफ एटम्स हमने मिलाए हैं, मीन्स इनके न्यूक्लियस को हम पास में लेकर आ रहे हैं. तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमारा ये इस टाइप से था. और ये जो है दीज आर द पोजीशन ऑफ की स्थिति हमने इन पॉइंट से दिखाई है. अब इस डायग्राम में हमने रो पॉजिटिव एंड रो नेगेटिव को ड्रॉ किया है. रो पॉजिटिव हमारा था cos स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, एक्स इक्वल टू 0 पर रो पॉजिटिव मैक्सिमम. तो जहां पर रो पॉजिटिव मैक्सिमम है उस पॉइंट पर है. सो रो पॉजिटिव के लिए ग्राफ अगर इस सॉलिड लाइन को लेते हो तो रो नेगेटिव हमारा ये वाला हो जाता है. तो अगर इस डायग्राम को चेंज नहीं करना है तो डॉटेड लाइन को आप रो पॉजिटिव लिख लेना एंड सॉलिड लाइन नेगेटिव कर लेना. तो ये x इक्वल टू 0 को यहीं पर मिल जाएगा. तो ये कर्व हमारा डॉटेड हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज रो नेगेटिव फिर रो पॉजिटिव डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन हो जाएगा रो नेगेटिव. तो अगर रो पॉजिटिव और रो नेगेटिव को हम इंटरचेंज करेंगे तो कर्व हमारा यही आ जाएगा. When we calculate the average value of the potential energy for psi plus, psi minus and for a traveling wave, we find that the potential energy of rho plus is less than the potential energy of traveling wave, because the wave function psi plus pile up charge in the region between the ion. Thereby, the potential energy of rho negative is greater than the potential energy of traveling wave. This is the origin of energy gap. तो यहां पर क्या लिखा है इसमें? When we calculate the average value of potential energy for psi plus, psi minus and for a traveling wave, यदि हम psi plus, psi माइनस तथा प्रगामी तरंग के लिए औसत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें, देन वी फाइंड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रो पॉजिटिव इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव. तो रो प्लस के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान प्रगामी तरंग के लिए स्थितिज ऊर्जा के मान से, जिसका रीजन इसने बताया है, बिकॉज द वेव फंक्शन साई प्लस पाइल अप चार्ज इन द रीजन बिटवीन द आयन. चूंकि तरंग फलन साई प्लस आयन के मध्य वाले क्षेत्र में आवेश अधिक दर्शाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस के बीच वाली पोजीशन पे ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू साइड वाली पोजीशन पे. देयर बाय द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रो नेगेटिव इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव. इसलिए रो माइनस की स्थितिज ऊर्जा का मान प्रगामी तरंग की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होगा. एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी गैप. यही ऊर्जा बैंड या ऊर्जा अंतराल का उद्गम है. इफ द एनर्जीज ऑफ
रो पॉजिटिव एंड रो नेगेटिव डिफर बाय Eg. Eg हमारा क्या था? बैंड गैप. सो यदि रो प्लस एवं रो माइनस ऊर्जाओं के मध्य अंतराल Eg हो, then there is an energy gap of width Eg in between these two. तो इन दोनों के मध्य ऊर्जा की चौड़ाई Eg होगी. सो एनर्जी गैप या बैंड गैप एक्चुअल में रो पॉजिटिव एंड रो नेगेटिव के बीच का एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है. सो अगर रो प्लस एंड रो माइनस के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर हम Eg लें, सो Eg एक्चुअल में हमारा एनर्जी गैप होगा, ऊर्जा अंतराल होगा, एनर्जी बैंड होगा. नाउ नेक्स्ट वन, वेव फंक्शन इन अ पीरियडिक लैटिस और ब्लॉक फंक्शन एंड ब्लॉक थ्योरम. वेव फंक्शन इन अ पीरियडिक लैटिस, आवर्ती जालक में तरंग फलन. तो ब्लॉक फंक्शन एंड ब्लॉक थ्योरम हमको यहां पर निकालनी है. Let the potential energy of an electron in a linear lattice of lattice constant A be denoted by Vx, and Vx is equal to Vx plus A. Vx equal to Vx plus A है. It means इस पोटेंशियल एनर्जी का जो पीरियोडिसिटी होगी या आवर्तता होगी वो हमारी A है. मीन्स A इंटरवल के बाद में पोटेंशियल एनर्जी हमारी रिपीट हो रही है. माना किसी रेखीय जाल का जालक नियतांक A है कि मैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा Vx तथा Vx इक्वल टू Vx प्लस A है. इट मीन्स द पीरियड ऑफ पोटेंशियल इज ऑल्सो A. अर्थात विभव का आवर्त या विभव की आवर्तता A है. मीन्स A पीरियड के बाद में पोटेंशियल एनर्जी हमारी रिपीट हो रही है, A अंतराल के बाद में स्थिति ऊर्जा हमारी रिपीट हो रही है. So Vx equal to Vx plus A and A is actually lattice constant. A वास्तव में जालक नियतांक है. अब लैटिस क्या है, लैटिस कांस्टेंट क्या है, ये सारा आपने स्टार्टिंग के 2 यूनिट के अंदर पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा वहां पर आया हुआ है. नाउ द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन. सो श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेव फंक्शन निकालना चाहें, हमारी क्या होगी, d2 psi by dx2 plus 2m upon h cross square e minus v psi equal to 0. So ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ली है एंड दिस इज द इक्वेशन इन 1D. तो केवल x डायमेंशन हम लेके चल रहे हैं, इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन हमको ये मिलेगा. हियर psi इज वेव फंक्शन, h e टोटल एनर्जी एंड v इज पोटेंशियल एनर्जी. तो E कुल ऊर्जा H क्रॉस रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट जो H अपॉन 2 पाई होता है एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थिति ऊर्जा है. एंड इलेक्ट्रॉन का मास हम m लेके चल रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमको मिलती है. द एबो इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म. अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लें तो हमको साई की वैल्यू मिलेगी. So psi x equal to e raised to plus minus iota kx ukx. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको इस फॉर्म में मिलता है. और यहां पर ये जो ukx है, ukx इक्वल टू ukx प्लस a, मीन्स uk भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी a है. द इक्वेशन 8 मीन्स इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, tells that the solution of this equation are plane wave psi x equal to e raised to plus minus iota kx modulated by a wave function modulated by a function ukx. तो इस समीकरण का यदि हम हल ज्ञात करें, अगर इसका सॉल्यूशन लें तो हमको इस टाइप से कोई सॉल्यूशन मिलता है.
एंड e रेज टू प्लस माइनस आयोटा के एक्स की फॉर्म में है, इट मीन्स ये हमारी प्लेन वेव है और साथ में ये फैक्टर आ रहा है। सो ये जो प्लेन वेव है, ये समतल तरंग है, ये इस फैक्टर से या इस फंक्शन से मॉड्यूलेट हो गई है, इसका मॉड्यूलेशन हो गया है। डिपेंड्स ऑन वेव वेक्टर के, तथा फलन u के x तरंग सदिश के करता है, एंड इट हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल, इट हैव द पीरियोडिसिटी ऑफ, इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो पीरियोडिसिटी जो पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी थी वो सेम टू सेम थी। मीन्स विभव के लिए जो हमने आवर्तता निकाली थी Vx इक्वल टू वी एक्स प्लस ए, तो इसका पीरियोडिसिटी ए है, तो सेम टू सेम पीरियोडिसिटी हमारी इसकी भी मिल रही है। दिस थ्योरम इज नोन एज ब्लॉक थ्योरम और फ्लोनेट्स थ्योरम, एंड द फंक्शन psi x आर नोन एज ब्लॉक फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा ब्लॉक फंक्शन होगा, जो थ्योरम है उसको हम ब्लॉक थ्योरम कह रहे हैं। अब इसी थ्योरम को हमको वापस प्रूव करना है। सो प्रूफ ऑफ द ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक प्रमेय का सत्यापन। लेट fx and gx are two real independent solution of the Schrodinger equation। अब श्रोडिंगर इक्वेशन अभी हमने पहले ली थी, उस श्रोडिंगर इक्वेशन का रियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम fx एंड gx मान रहे हैं। सो अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लें, सो fx एंड gx का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, fx तथा gx का रेखीय संयोजन होगा। सो psi x इक्वल टू a fx प्लस b gx, तो ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। हियर a एंड b आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहां a तथा b दो स्वच्छ नियतांक हैं, एंड vx हमारा vx प्लस a के इक्वल था, क्योंकि पोटेंशियल हमारा पीरियोडिक है। सो vx इक्वल टू vx प्लस a, इट मीन्स फंक्शन fx एंड gx ये भी हमारे, therefore fx plus a and gx plus a are also the solution of given equation। इसलिए अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन fx एंड gx है, तो उस सॉल्यूशन हमारा fx प्लस a एंड gx प्लस a भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा पीरियोडिक है। सिंस a second order differential equation has only two independent solutions, it means fx plus a and gx plus a can be expressed as a linear combination of fx and gx। चूंकि किसी द्वितीय अवकल समीकरण के केवल दो स्वतंत्र हल संभव हैं, इसलिए fx प्लस a एंड gx प्लस a को अगर हम fx एंड gx के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें या रेखीय संयोजन के रूप में लिखें, तो fx प्लस a आ जाएगा अल्फा 1 fx प्लस अल्फा 2 gx, एंड gx प्लस a होगा बीटा 1 fx प्लस बीटा 2 gx। सो fx एंड gx के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने fx प्लस a एंड gx प्लस a को लिखा है। Here alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 are constant। So where alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 are the real function of energy E, यहां alpha 1, alpha 2, beta 1 तथा beta 2 ऊर्जा E के वास्तविक फलन है। So the general solution will be psi x plus a equal to a f x plus a plus b g x plus a, और f x plus a की वैल्यू ये है, g x plus a की वैल्यू ये है।
सो एफ एक्स प्लस ए एंड जी एक्स प्लस ए, ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दो, तो साई एक्स प्लस ए आ जाएगा। एफ एक्स प्लस ए की जगह हमने ये रखा है, सो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 इंटू एफ एक्स, क्योंकि इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एंड दोनों को हम ऐड करते हैं, तो यहां से एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, सो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, और यहां से जी एक्स कॉमन आएगा, सो ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, सो प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 जी एक्स, सो साई एक्स प्लस ए की वैल्यू हमको ये मिल गई है। If we choose the constants a and b such that a alpha 1 plus b beta 1 equal to lambda a and a alpha 2 plus b beta 2 equal to lambda b, तो यदि हम a तथा b का मान इस प्रकार चुने कि a alpha 1 plus b beta 1 lambda a है, a alpha 2 plus b beta 2 lambda b है, here lambda is lambda एक नियतांक है। So for non-vanishingly solution of equation 13 मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, the determinant of the coefficients of a and b of this equation must be vanish, तो यदि इस समीकरण का हम अशून्य हल ज्ञात करना चाहते हैं, नॉन वैनिशिंगली सॉल्यूशन निकालना है, तो a तथा b के गुणांक का सारणिक हमारा 0 होना चाहिए। सो ए एंड बी का अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे, तो पहले लेम्डा ए को लेफ्ट में ट्रांसफर करो, तो ए आप कॉमन लोगे, तो ये क्या जाएगा अल्फा 1 माइनस लेम्डा, और यहां पर प्लस बी बीटा 1 एज इट इज, और यहां से ए अल्फा 2 प्लस बी कॉमन लोगे, सो बीटा 2 माइनस लेम्डा इक्वल टू 0, तो ए एंड बी का हमको कोफिशिएंट लेना है, देन उसका डिटरमिनेंट 0 करना है, तो यहां से ए का कोफिशिएंट आएगा अल्फा 1 माइनस लेम्डा, अल्फा 1 माइनस लेम्डा, यहां से ए का कोफिशिएंट अल्फा 2, सो अल्फा 2, यहां से बी का कोफिशिएंट बीटा 1, सो बीटा 1, और यहां से बी का कोफिशिएंट बीटा 2 माइनस लेम्डा, सो बीटा 2 माइनस लेम्डा, सो इसका डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा। अब इस डिटरमिनेंट को हम ओपन कर देते हैं, सो अल्फा 1 माइनस लेम्डा इंटू बीटा 1 माइनस लेम्डा माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल टू 0, और अगर उसको सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा हमको लेम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लेम्डा प्लस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। सो ए एंड बी का कोफिशिएंट लेकर उसका डिटरमिनेंट निकालकर अगर इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन श्रोडिंगर इक्वेशन, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने ली थी d2 psi by dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0, सो अगर उसके सॉल्यूशन की बात करें, सो एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सो दे मस्ट बी सेटिस्फाई इट, तो यदि श्रोडिंगर समीकरण के एफ एक्स तथा जी एक्स दो वास्तविक स्वतंत्र हल हो, तो ये हल श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो साई की जगह आप एफ एक्स एंड जी एक्स रख दो, तो एक इक्वेशन हमको मिलेगी d2 fx by dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v fx इक्वल टू 0, एंड अगर आप gx रखते हो साई x की जगह, सो d2 gx by dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v gx इक्वल टू 0, तो fx एंड gx भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ इस इक्वेशन को हम gx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम fx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको आप gx से मल्टीप्लाई करो, इसको fx से मल्टीप्लाई करो,
फिर इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दो। सो यहां आपको मिल जाएगा gx d2 fx by dx2 माइनस fx d2 gx by dx2, और इसको हमने gx से मल्टीप्लाई किया, इसको fx से मल्टीप्लाई किया। सो 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v fx gx माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v gx fx, ये जीरो हो जाएगा। सो सिंपली हमको gx d2 fx by dx2 माइनस fx d2 gx अपॉन dx2 इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू मेरे को मिलती है gx df by dx माइनस fx dg by dx एंड जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो इसका इंटीग्रेशन आपको ये मिल गया है। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है मीन्स ये वैल्यू, इसको हम बोलते हैं रॉन्स्कियन, जिसको हम wx से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रॉन्स्कियन wx, रॉन्स्कियन आ गया है और यहां पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है। सो wx इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली fx इक्वल टू fx प्लस a था एंड gx इक्वल टू gx प्लस a था। तो जैसे हमने सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली है, इसी टाइप से अगर x प्लस a के लिए निकालें तो जहां पर x है वहां पर x प्लस a रखोगे तो सॉल्यूशन हमको मिलता है gx प्लस a dfx प्लस a अपॉन dx माइनस fx प्लस a dg x प्लस a अपॉन dx इज इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इंटू gx df by dx माइनस fx dg by dx एंड इसको हमने wx बोला था तो इसको हम wx प्लस a कह देते हैं। सो wx प्लस a इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 और ये हमारा wx है। सो wx एंड wx इक्वल टू wx प्लस a होगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी हमारी a है तो इससे ये कैंसिल कर दो। सो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। सो जो हमने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इक्वेशन अब आपको क्या मिलेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लैम्डा 1 into lambda plus 1 equal to 0. We know that alpha 1 plus beta 2 is a real function of energy. So ऊर्जा E के वास्तविक फलन alpha 1 plus beta 2 है। Therefore, there are two roots lambda 1 and lambda 2 of this equation। क्योंकि lambda स्क्वायर आ रहा है और हम कह रहे हैं कि एनर्जी का रियल फंक्शन है, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगे ऑफ लैम्डा। सो एक वैल्यू हमने लैम्डा 1 कही है और दूसरी हमने लैम्डा 2 कही है। सो द टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। सो इसका सॉल्यूशन हमको लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 प्रोवाइड करेगा। सो देयर विल बी टू फंक्शंस psi1x एंड psi2x व्हिच सेटिस्फाई द कंडीशन। इसलिए दो फलन psi1x तथा psi2x होंगे, क्योंकि लैम्डा की दो वैल्यू है इसलिए psi की भी दो वैल्यूज होंगी और psi1 एंड psi2 हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो psi x प्लस a इज इक्वल टू लैम्डा psi x। अब अगर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 का प्रोडक्ट लें सो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 c बाई a होगा, तो c हमारा 1 एंड a 1। lambda 1 into lambda 2 equal to 1. So product of two roots is 1.
सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू, सॉरी, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 1 आ गया है. सो वी कैन टेक देम एज कॉम्प्लीमेंट. लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 का प्रोडक्ट 1 है, इसलिए अगर लैम्डा 1 को हम e रेज़ टू आयोटा kx लें, सो डेफिनेटली लैम्डा 2 हमारा e रेज़ टू माइनस आयोटा kx होगा, जिससे इन दोनों का प्रोडक्ट e रेज़ टू 0 हो जाए, जो कि 1 होता है. सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हमारा 0 हो जाएगा. इट मींस लैम्डा 1 अगर ये लेते हो तो लैम्डा 2 हमारा डेफिनेटली ये होगा, वेयर k इज अ रियल नंबर, जो कि हमारा फंक्शन psi1x and psi2x corresponding to lambda 1 and lambda 2. So lambda 1 के corresponding wave function and lambda 2 के corresponding wave function psi2. तो यदि lambda 1 तथा lambda 2 के संगत तरंग फलन psi1x तथा psi2x हो तो psi x plus a इक्वल टू lambda psi x है. अब lambda 1 की बात कर रहे हैं तो यहां पर e रेज़ टू आयोटा के x रखो, तो साई की जगह साई 1 रखोगे, तो साई 1 x प्लस ए इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा के ए साई 1 x. एंड अगर लैम्डा की जगह आप लैम्डा 2 रखते हो, मींस e रेज़ टू माइनस आयोटा के ए रखे, तो साई 2 मिलेगा. सो साई 2 x प्लस ए इक्वल टू e रेज़ टू माइनस आयोटा के ए साई 2 x. सो साई 1 हमको ये मिल गया एंड साई 2 हमारा ये हो गया है. सो जनरल सॉल्यूशन अगर लें तो दोनों को एक एक्सपोनेंशियल आयोटा के एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के, इसको हमने एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के लिख दिया है. सो जनरल सॉल्यूशन साई एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के ए साई एक्स. और ये जो इक्वेशन मिली है, दिस इज इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक फंक्शन, का गुण दर्शाती है. सो इक्वेशन जो 8 हमारी थी, वहां पर अगर हम x को x प्लस ए से रिप्लेस करें, सो इक्वेशन ये है साई x इक्वल टू e रेज़ टू प्लस माइनस आयोटा यू के x को x प्लस ए से रिप्लेस करना है. सो साई x प्लस ए इक्वल टू e रेज़ टू प्लस माइनस आयोटा के x प्लस ए यू के x प्लस ए. सी आ गया. साई एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस ए यू के एक्स प्लस ए. एंड इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए साई एक्स के बराबर है, तो इसको ये लिख दिया हमने. सो साई एक्स प्लस ए इक्वल टू लैम्डा साई एक्स, क्योंकि हमारा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रहा है, तो इसको हमने लैम्डा लिख दिया. सो e रेज़ टू प्लस माइनस आयोटा के ए इज लैम्डा. सो ये जो इक्वेशन थी, इसको हमने साई एक्स प्लस ए इक्वल टू लैम्डा साई एक्स लिखा है, वे लैम्डा इज आयोटा के ए. सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, दूसरी इक्वेशन ये है. सो इक्वेशन 22nd एंड 23rd मीन्स ये दोनों इक्वेशन आर सेम. सो वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन as the form of equation 8 and hence the block theorem is proved. क्योंकि ब्लॉक थ्योरम में हमने कहा था कि जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन साई एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए यू के एक्स आता है, और उससे हमने ये वैल्यू निकाली है. इसका मतलब इक्वेशन 7 का सॉल्यूशन डेफिनेटली हमारा इक्वेशन 8 होगा. और इस टाइप से हम ब्लॉक थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं. द वेव फंक्शन इन दिस केस आर लेबल्ड बाय के. तो यहां पर वेव फंक्शन को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे एंड आर कॉल्ड द ब्लॉक वेव फंक्शन. तो अगर वेव फंक्शन हम के से डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारा ब्लॉक वेव फंक्शन होगा. तो यहां पर बेटा लेक्चर हम ऐड करेंगे.